नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 10 की हिस्ट्री किताब उसका चैप्टर नंबर 2 बात करेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इसमें इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे स्वराज के आइडिया की बात कर रहे हैं, सेल्फ गवर्नेंस के आइडिया की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब स्वराज के आइडिया की बात हुई, देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब लॉन्च हुआ 1930s में, तो आप ये समझिए कि उस समय तक स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो चुका था। लेकिन जब 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, उस समय पे जो स्वराज था उसका मतलब था डोमिनियन स्टेटस। ठीक है ना भाई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जिस चीज़ के लिए भी लड़ रही हो, चाहे वो डोमिनियन स्टेटस के लिए लड़ रही हो, चाहे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही हो, हमारे देश के जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे उनके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। इसमें से एक सोशल ग्रुप था अनटचेबल्स, जिसको आप दलित्स भी बोलते हो कभी कभी। ऑप्रेस्ड क्लासेस, डिप्रेस्ड क्लासेस नाम के शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी 1930s में हुआ ये कि भाई कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ऑप्रेस्ड क्लासेस के जो लीडर्स थे वो भी सामने आने लगे और अपने लिए राइट्स मांगने लगे। ऑब्वियस सी बात है, वो मांगेंगे ही। यहाँ पे 1930s में कांग्रेस को ये रियलाइज हुआ कि बहुत लंबे समय से हम लोग दलित्स की प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं, दलित्स के इशू को प्रोएक्टिवली हम लोग सामने लेके नहीं आ रहे हैं। उसका एक प्रोमिनेंट वजह ये हो सकती थी कि कांग्रेस में जो अपर क्लासेस के लोग थे उनको कहीं ऑफेंड ना कर दिया जाए, सनातनीस को कहीं ऑफेंड ना कर दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे साफ साफ डिक्लेयर कर दिया कि देखिए भाई, अगर आपको स्वराज चाहिए, अगर आपको पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए, तो जब तक ये अनटचेबिलिटी नाम का कैंसर कर। गांधी जी इन अनटचेबल्स की कम्युनिटी को हरिजन बोलते थे। उनको लगता था कि अनटचेबल्स बोलना सही नहीं है, वो हरिजन बोलते थे। और हरिजन का मतलब होता है भगवान का बच्चा, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो भाई गांधी जी ने बहुत बार सत्याग्रह किया ताकि जो लोगों को हमेशा से दबाया गया था उनकी कास्ट के नाम पे, उनको टेम्पल में एंट्री मिल सके, वो लोगों द्वारा बनाए गए वेल्स में जाके पानी पी सकें, टैंक्स का इस्तेमाल कर सकें, रोड्स का, स्कूल्स का इस्तेमाल कर सकें। फिर ये जो टॉयलेट को साफ करने वाला काम करता है, काम होता है, इसको भी गांधी जी ने काम की तरह दर्शाया। आज की डेट में भी दोस्तों हम लोग अपने घर में अपनी टॉयलेट साफ करते हैं। तो ये जो टॉयलेट साफ करने वाला जो काम था वो इस कम्युनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता था। गांधी जी ने बोला ये गलत है। गांधी जी खुद अपना टॉयलेट साफ करते हैं। आज की डेट में हम लोग भी, बहुत से लोग अपना टॉयलेट खुद साफ करते हैं। फिर गांधी जी ने कोशिश की कि अपर कास्ट के लोगों को दिल को चेंज किया जा सके ताकि वो इस सिन ऑफ अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा गांधी जी सोचते थे, हर इंसान देखिए वैसा नहीं सोच सकता। हर इंसान इतना प्रोग्रेसिवली नहीं सोच सकता। कुछ लोगों के लिए अनटचेबिलिटी आप कह सकते हो, या फिर कह लीजिए कि कास्ट सिस्टम को प्रमोट करना उनके एग्जिस्टेंस का सवाल था। हाँ, आपने एक मूवी देखी होगी मांझी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। वहां पे इस चीज को बहुत क्रूड तरीके से दर्शाया गया है कि कैसे गांव में सरकार नियम कानून पास कर भी दे, उसके बाद भी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो कभी भी लोअर कास्ट के लोगों को अपने साथ आने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि उनकी डिग्निटी उससे हर्ट हो जाती है। अब चलिए, अर्बन इंडिया में कम से कम ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बट आज की डेट में रूरल इंडिया में ये प्रॉब्लम अभी भी बहुत बड़ी है। साफ होने में समय लगेगा, ठीक होने में समय लगेगा। ये डिपेंड करता है मेरे और आपके जैसे लोगों पे कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को टेकअप करते हैं। फिर आगे बात की जाए कि आप ये देखो कि गांधी जी जिस प्रकार से दलित कम्युनिटी को अप्रोच कर रहे थे, बाकी दलित लीडर्स उस प्रकार से अप्रोच नहीं कर रहे थे। अप्रोचेस के फर्क को मैं अभी समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया अब तक दोस्तों तो कर दीजिए। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप मेरी बनाई हुई बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की मैं वीडियोस बना रहा हूँ। कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, कुछ बनानी बाकी हैं। रेफर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। अलग अलग प्रकार से आपसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। जो भी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो भाई गांधी जी कहीं ना कहीं जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग थे, जो सो कॉल्ड लोअर क्लासेस के लोग थे, उनको अपने साथ एसिमिलेट करना चाहते थे। उनको मेन स्ट्रीम हिंदी सोसाइटी में मिलाना चाहते थे। लेकिन कुछ दलित लीडर्स यहाँ पे निकल के आए जिन्होंने अंग्रेजों को अपना सहारा समझ लिया। उनको लगा कि भाई एक अलग प्रकार के पॉलिटिकल सॉल्यूशन की यहाँ पे जरूरत है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दलित लीडर्स थे इनकी गलती नहीं थी। गांधी जी जिस प्रकार की सोच रखते हैं
उस प्रकार की सोच रख पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। गांधी जी जो प्रीच कर रहे थे उसको सब कोई मानने को तैयार भी नहीं था। तो कुछ दलित लीडर्स को ऐसा लगा, और कुछ हद तक उनका लगा ना सही भी था, कि कहीं ना कहीं ये जो हाई क्लास हिंदू सोसाइटी है वो कभी भी लोअर क्लासेस को अपने अंदर एसिमिलेट नहीं करेगी, तो हम अपना एक अलग पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ दलित लीडर्स ने सोचा। कुछ हद तक उनका सोचना सही भी था, पूरी तरीके से उनका सोचना गलत नहीं था। और गांधी जी के साथ सब लोग अपने आप को एसोसिएट कर लें, वो भी कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था। हालांकि गांधी जी ने कोशिश बहुत की। तो जो दलित लीडर्स थे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे, अपने लिए रिजर्वेशन की डिमांड करने लगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने लगे। अब सोचिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट था ही, धर्म के नाम पे तो वैसे ही चीज़ों को बांट दिया था कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है तो मुस्लिम आवाम ही वोट करेगी। अभी एक जगह पे मान लीजिए किसी एक जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ 1000 हिंदू रहते हैं और 1000 मुस्लिम्स रहते हैं। अभी उस जगह पे अगर कोई मुस्लिम इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो ये 1000 मुस्लिम्स ही वोट डालेंगे, हिंदूज वोट डालेंगे नहीं। अरे भाई, जो पर्सन इलेक्ट होके आएगा वो तो इस इलाके में रहने वाले सबके लिए काम करेगा ना, तो सिर्फ मुस्लिम्स उसको वोट डालो। तो इस प्रकार का सिस्टम ये सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोपोगेट करता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था ही सोसाइटी को तोड़ने के लिए। तो धर्म के नाम पे तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेज तोड़ने में सक्सेसफुल हो गए थे, कास्ट के नाम पे वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो कास्ट के मुद्दे पे यहाँ पे उठा रहे थे। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड हुई दलित मेंबर्स के लिए। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की गई। कहीं ना कहीं आप देखोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दलित पार्टिसिपेशन रहा है ना, काफी लिमिटेड रहा है। खासकर महाराष्ट्र और नागपुर का इलाका जहां पे दलित सेंटिमेंट्स का मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा था, वहां पे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम था। यहाँ पे एक लीडर उठ के आए, B.R. अम्बेडकर, इनको प्यार से बाबा साहब भी कहा जाता था। इन्होंने दलित्स को ऑर्गेनाइज किया, एक डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बनाया 1930 में। कहीं ना कहीं इनकी झड़प भी हुई महात्मा गांधी से। मोस्ट जो प्रोएक्टिव झड़प रही है मिस्टर अंबेडकर साहब की मिस्टर गांधी जी से, वो रही है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ओपनली बाबा साहब ने दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। अब जब कम्युनल अवार्ड के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर साहब की डिमांड मान ली सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो गांधी जी का दिमाग खराब हो गया। गांधी जी ने येरावाला जेल में बोला कि मैं फास्ट अनटू डेथ पे बैठ रहा हूं, मैं मर जाना पसंद करूंगा इस कम्युनल इलेक्टोरेट के अलावा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लीडर्स एक्टिव हो गए। अंबेडकर साहब के ऊपर भी बहुत खासा प्रेशर पड़ा। ठीक है ना, उस समय पे एक समय पे अंबेडकर साहब को लगा कि जब सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल डिमांड मिल रही है, ऑफिशियल एश्योरेंस मिल रही है कि भाई डिप्रेस क्लासेस के लिए चीज़ें करी जाएंगी, तो फिर वो क्यों ब्रिटिश नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे पूना पैक्ट साइन हुआ। ठीक है ना, फाइनली अंबेडकर साहब ने गांधी जी की बात को मान लिया और पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में। यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस को, इन डिप्रेस्ड क्लासेस को बाद में शेड्यूल कास्ट कहा जाएगा, इनको सीट्स रिजर्व करके दी गई यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है भाई, तो मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा लेकिन सीटें रिजर्व होंगी। मतलब अगर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सीटें हैं तो कुछ सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की जाएंगी। वो रिजर्वेशन आज तक चल रहा है। मतलब उस समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो वादा किया, बाद में वो वादा इंप्लीमेंट भी किया गया। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो दलित मूवमेंट था, जो दलित लीडर्स थे, उनका पूरी तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर भरोसा नहीं आ पा रहा था। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भरोसे में अभी भी थोड़ी सी कमी थी। फिर आप देखोगे कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के साथ खासा एसोसिएट नहीं करते थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक और बहुत बड़ा फर्क बताया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम था। आप अगर देखोगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट वो समय था जिस समय में मुस्लिम्स और हिंदूज ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म में एक दूसरे की मदद की, लेकिन बाद में मुस्लिम्स कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर होते चले गए। मिड 1920s में कांग्रेस में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई कि ऐसा लगा कि कांग्रेस रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स जैसे हिंदू महासभा के साथ अपने आप को ज़्यादा एसोसिएट कर रही है। हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच के रिश्ते खराब होते चले गए। अक्सर कर कम्युनल राइट्स देखने को मिलते थे। दोनों कम्युनिटीज़ अपने अपने जब रिलीजियस प्रोसेशंस निकालती थी उसमें मिलिटेंट फर्वर होता था, कम्युनल क्लैशेस कॉमन हो गए, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कम्युनलिज्म की जो भावना थी वो धीरे धीरे और खतरनाक होती चली गई। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस था वो बढ़ता ही चला गया। फिर आप देखोगे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कहीं ना कहीं अपने नेगोशिएशंस में बीच में कोशिश की एक दूसरे के साथ दोस्ती बनाने की,
बट वो हो नहीं पाएगा। जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स थे, फिर सी रोज गोपालाचारी जो प्लान था, ये सब फेल होता नजर आएगा साइड बाय साइड। अगर आपने मेरी स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे मैंने इन चीज़ों को कहीं ना कहीं कवर किया है। 1927 में एक समय ऐसा आया जब ये लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कुछ ना कुछ दोस्ती हो सकती है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल यहाँ पे उठ के ये आ रहा था कि फ्यूचर जो असेंबलीज होंगी, चाहे वो सेंटर की लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंस की लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहाँ पे मुस्लिम्स को कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पे जो जिन्ना थे, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, वो ये बोल रहे थे कि चलो ठीक है, एक बार को हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को छोड़ देंगे, लेकिन हमें रिजर्व सीटें चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और रिप्रेजेंटेशन चाहिए उन प्रोविंसेस में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से जहां पे मुस्लिम डोमिनेंस है। तो बंगाल की प्रोविंस हो गई और पंजाब की प्रोविंस हो गई, यहाँ पे साइजेबल अमाउंट ऑफ मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ पे ये अपनी आबादी के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे। ठीक है, तो अगर 100% में से मान लीजिए 60% आप कह लीजिए कि सीटें हैं। देखिए, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस नहीं थी, वहां पे ये मुस्लिम लीग ओवरऑल सीटों में से 1/3 रिप्रेजेंटेशन मांग रही थी, और जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां पे वो अपने हिसाब से सीटें मांग रहे थे। मुस्लिम लीग की ये जो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन में सीटें मांगना, जहां पे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, फिर उनकी ये भी डिमांड थी कि इन प्रोविंसेस की डेमोग्राफी को नहीं बदला जाएगा, वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी रहेगी ही रहेगी। फिर जिन जगहों पे कुछ ऐसी जगहें भी थी, प्रोविंसेस भी थी, जहां पे मुस्लिम्स की आबादी 1/3 थी भी नहीं, बट वो 1/3 सीटों का रिजर्वेशन मांग रहे थे। मतलब रिजर्वेशन की मांग इतनी ज्यादा हो गई मुस्लिम लीग की तरफ से कि एक समय के बाद कांग्रेस ने बोला कि नहीं भाई, इतनी डिमांड नहीं मानी जा सकती। और जब कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट गया कि इतनी डिमांड नहीं मानी जा सकती, तो अब ऑब्वियस सी बात है, फिर मुस्लिम्स ने रिजर्वेशन मांगना छोड़ के सीधे सीधे सेपरेट इलेक्टोरेट और बाद में अलग देश ही मांगना शुरू कर दिया। ओके, इन सब चीज़ों में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 1928 में, जहाँ पे हिंदू महासभा के एम.ए. जयकर ने बोल दिया कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मुस्लिम्स को अलग से कोई भी सीटें नहीं दी जाएंगी। तो आप देखो कि यहाँ पे मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, ऑलरेडी सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट का माहौल था कम्युनिटीज़ के बीच में। बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के जो तबके थे वो कांग्रेस से अलग हो रहे थे। यूनाइटेड स्ट्रगल की कॉल को बहुत हद तक मुस्लिम्स ने आंसर नहीं किया। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने और इंटेलेक्चुअल्स ने एक्सप्रेस किया कि भाई, अगर मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी रह के इंडिया के अंदर रह जाते हैं तो उनकी कल्चर और उनका आइडेंटिटी मेजॉरिटीज में सबमर्ज हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बताया जा रहा है। ये पॉइंट किसका है? ये व्यू पॉइंट है मोहम्मद इकबाल साहब का। 1930 में उन्होंने व्यू पॉइंट दिया। मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो इनका व्यू पॉइंट है ना मोहम्मद इकबाल का, ये गलत साबित हुआ बाद में। यहाँ पे तो ये बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से अपने व्यू पॉइंट को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाद में गलत साबित होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं। एज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, उन्होंने बोला कि भाई, मुस्लिम सेक्शंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स कितने इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बचाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स कितने इंपॉर्टेंट है, और बाद में पाकिस्तान की जो डिमांड बन के आई, अलग देश की जो डिमांड बन के आई, उसको ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये बताने में कि इंडियन मुस्लिम्स के पास आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को पूरी तरीके से डेवलप कर सके। सही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए मैं सब कुछ सही करूंगा, लेकिन जब तक मेरी कम्युनिटी, मेरी जो कम्युनिटी है, उसका फ्री डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ। मुझे किसी और कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी और के सोशल इंस्टीट्यूशंस में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं किसी और के कस्टम्स और लॉज और रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करूंगा। उनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरे लिए मेरे कुरान के लिए भी रिस्पेक्ट है, मेरे रिलीजियस कस्टम्स के लिए रिस्पेक्ट है, मैं उनको कैसे छोड़ दूँ। तो ये बात यहाँ पे सर मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पे सर मोहम्मद इकबाल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो इंडिया है, अगर ये हिंदू नेशन बन गया तो हम माइनॉरिटीज़ की जो आइडेंटिटी थी वो तो हिंदू नेशन के अंदर एसिमिलेट हो जाएगी, तो हमारी अलग से कोई आइडेंटिटी ही नहीं बच पाएगी। इससे अच्छा तो हमें अपना अलग पाकिस्तानी दे दो। कुल मिला के इतने डिटेल वर्ड्स में मोहम्मद इकबाल साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके कहना देखिए गलत हो गया है। गलत इसलिए हो गया है, देश आज़ाद हुआ, इतना कम्युनल वायलेंस हुआ, इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स रहे हैं, ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो डिस्क्रिमिनेशन रहा ही है, इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप कंपेयर करो कि जो हिंदूज और सिख्स की हालत पाकिस्तान में हुई है
और एट द सेम टाइम जो मुस्लिम्स की हालत इंडिया में हुई है, इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इंडिया में मुस्लिम्स को आज भी हक है सब कुछ करने का। ये जो डर है यहाँ पे मोहम्मद इकबाल का कि भाई मुस्लिम कल्चर दब जाएगा, मुस्लिम कल्चर उठ नहीं पाएगा, मुस्लिम्स ठीक से जी नहीं पाएंगे, ये डर बिल्कुल गलत साबित हुआ है। तो ये जो पूरा पूरा जस्टिफिकेशन दिया है यहाँ पे मोहम्मद इकबाल ने, जो कि मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट है उस समय पे, ये जस्टिफिकेशन इनका गलत हो गया है, पूरी तरीके से फेल हो गया है। बट उस समय पे जस्टिफिकेशन सबको सही लग रहा था, इतना कम्युनल वायलेंस, और फाइनली देश टूट गया। आगे बात करते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। देखें क्या बोलते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी की एक प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी की इस प्रतिमा के चारों तरफ सिंबल्स नजर आ रहे हैं, अलग अलग आपको सिंबल्स नजर आएंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इनकी प्रतिमा के चारों तरफ। मेन चीज पे आते हैं, नेशनलिज्म की भावना का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म की भावना का मतलब ये होता है जब लोग अपने आप को एक नेशन का भाग समझने लगे, जब एक नेशन की फीलिंग उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करने लगे, इसको बोला जाता है नेशनलिज्म। तब एक इलाका लोगों के दिमाग में एक देश बनता है। और अगर उस पर्टिकुलर एक देश के अंदर ऐसी अलग अलग कम्युनिटीज निकल के आ रही हैं जो अपने आप को उस देश के साथ एसोसिएट ही नहीं कर पा रही हैं, मतलब वो कम्युनिटीज देश का पार्टी नहीं बनी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक नेशन स्टेट जब डेवलप होता है तो वहाँ पे कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली चीज़ होनी चाहिए, यूनाइटेड स्ट्रगल होनी चाहिए। हमारी देश की आज़ादी के लिए हिंदुओं ने भी जान दी, सिखों ने भी जान दी, मुस्लिम्स ने भी जान दी। एक अकेली मुस्लिम लीग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन के आई जिसने सीना फाड़ के ये बोल दिया कि नहीं भाई मुस्लिम से अलग है, जबकि वही मुस्लिम्स लड़ लड़ के देश की आज़ादी के लिए भी उन्होंने भी जान दी है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने बहुत सारे मुस्लिम्स को सेग्रीगेट करने की कोशिश की, बट ऐसे पैट्रियोटिक मुस्लिम्स थे जो लड़ रहे थे देश की आज़ादी के लिए। खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आपने सुना ही होगा, ऐसे बहुत से थे। तो भाई नेशन स्टेट बनने के लिए रिलीजन एक रोड़ा नहीं होना चाहिए था, बट अंग्रेजों ने सोची समझी चाल के तहत रिलीजन को एक रोड़ा बना दिया, ठीक है ना भाई। नेशनलिज्म की भावना में हमारे देशों में देखिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही हैं। बहुत से कल्चरल प्रोसेस हैं, ठीक है, हिस्ट्री, फिक्शन, फोक लोक सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, ये सब कहीं ना कहीं नेशनलिज्म में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आप बात करो, अगर यूरोप की बात की जाए तो हमने यूरोप में भी देखा कि एक देश की आइडेंटिटी को कभी कभी एक फिगर से सिंबलाइज किया जाता था। आपने देखा जर्मनिया जर्मन के लिए थी, फ्रांस के लिए एक और लेडी के माध्यम से फ्रांस को, जर्मनी को, इन कंट्रीज को रिप्रेजेंट किया गया। क्या इंडिया में भी ऐसी कोई फिगर बना? तो बिल्कुल भारत माता का फिगर बना। राइट साइड को आप यहाँ पे आपको एक लेडी नजर आ रही है, शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारत माता। अभिनंदनाथ टैगोर जी ने इस प्रतिमा को 1905 में बनाया था, ठीक है ना। यहाँ पे ये मदर फिगर लर्निंग, ज्ञान, फूड और कपड़े बांटती हुई नजर आ रही है। एक हाथ में माला इनकी एस्थेटिक क्वालिटी को बता रहा था। अभिनंदनाथ टैगोर जी ने इस पर्टिकुलर इमेज को बनाया जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंडियन है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म बढ़ रहा था और इंडिया में भी नेशनलिज्म बढ़ रहा था। और इंडिया का नेशनलिज्म में इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव कौन थी? भारत माता। हम अपनी भारत माता को आज़ाद करा के रहेंगे, इनके लिए लड़ेंगे। इस इमेज को क्रिएट किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। 1870s में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी वंदे मातरम, अ हिम टू द मदरलैंड। बाद में उनकी नॉवल आनंद मठ में भी ये वंदे मातरम आई है। और स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था बंगाल में, वंदे मातरम को काफ़ी गाया गया बंगाल में। आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट से ही प्रेरित होकर अभिनंदनाथ टैगोर जी ने ये जो फेमस पोर्ट्रेट है राइट साइड में जो नजर आ रही भारत माता, ये बनाई है। यहाँ पे भारत माता को एक एस्थेटिक फिगर, एक साध्वी, मतलब कि एक फीमेल साधु के रूप में दिखाया गया है। इनके चेहरे पे कामनेस, कंपोजनेस, डिवाइन और स्पिरिचुअलनेस नजर आ रही है। भारत माता के इस फिगर ने बहुत अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स को पोर्ट्रे किया, अलग अलग पॉपुलर प्रिंट्स में इसको सर्कुलेट किया गया, अलग अलग आर्टिस्ट ने भी इसको पेंट किया है अलग अलग तरीके से। और कहीं ना कहीं इस मदर फिगर के साथ डिवोशन, भारत माता के साथ डिवोशन को देश के प्रति डिवोशन समझा गया और एक पर्सन के नेशनलिज्म के प्रूफ की तरह इसको देखा गया। कुल मिला के नेशनलिज्म हमारे देश में एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे इंडिया के एंशिएंट स्ट्रक्चर्स, एंशिएंट हेरिटेज, एंशिएंट कल्चर के साथ लोग एसोसिएट करके अपनी ग्रेटनेस में भरोसा रखना शुरू कर रहे थे।
19वीं सेंचुरी में नेशनलिस्ट ने फोक डांस गाना शुरू किया, फोक सॉन्ग्स गाना शुरू किया, कहानियां सुनानी शुरू की, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाना शुरू किया, अपने कल्चर के बारे में उनको याद दिलाना शुरू किया, वो कल्चर, वो रहने का तरीका जो इन अंग्रेजों के चलते करप्ट हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। कहीं ना कहीं इस फोक ट्रेडिशन के जरिए हमारे देश के लीडर्स लोगों को उनके देश के ग्रेटनेस की याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। बंगाल में भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बैलेट्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स ये सब लिखे, किसके लिए? फोक, आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि लोगों को उनके एंशिएंट कल्चर में भरोसा दिलाया जा सके, उनको ये एहसास दिलाया जा सके कि हाँ भाई तुम्हारे कल्चर में भी दम है, ऐसा नहीं है कि ये जो अंग्रेज कर रहे हैं वही सही है। यहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू जी का एक पॉपुलर प्रिंट नजर आ रहा है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी भारत माता की इमेज की फोटो पकड़े बैठे हैं और उसके बैकग्राउंड में उस समय का भारत का मैप नजर आ रहा है जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ये दो देश अलग हो चुके हैं। तो भारत माता यहाँ पे देश का रिप्रेजेंटेटिव बन के सामने आए। फिर आगे बात की जाए, मद्रास में साउथ इंडिया में नाटेशा शास्त्री ने एक 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेस्ट पब्लिश की, जिसको बोला गया द फोकलोर ऑफ साउथर्न इंडिया। ठीक है ना, इनका भरोसा था कि जो फोकलोर है नेशनल लिटरेचर है, लोगों के थॉट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप करेगा वैसे वैसे लोग और ज़्यादा अवेयर होंगे उन आइकन्स और उन सिंबल्स के बारे में जिससे हमारे देश को एसोसिएट किया जाता था, हमारे देश के नेशनलिज्म को एसोसिएट किया जाता था। तो ये भारत माता आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर यहाँ थी ये शेर, ये ट्राई कलर का झंडा, कहीं ना कहीं ये हमारे देश की आज़ादी, देश की नेशनलिज्म को डिनोट कर रहा था। आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही बंगाल में जो ट्राई कलर फ्लैग है जिसमें रेड, ग्रीन और येलो, इसको डिज़ाइन किया गया था। उस समय में इसमें 8 लोटसेस थे और ये 8 लोटसेस हमारे ब्रिटिश इंडिया की 8 प्रोविंसेस को डिनोट करते थे। एक क्रेसेंट मून था जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को डिनोट करता था। 1920 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया, उसमें भी रेड, ग्रीन और वाइट कलर था, लेकिन बीच में स्पिनिंग व्हील यानी कि चरखा था बीच में। ओके, तो कहीं ना कहीं इन अलग अलग प्रकार के फ्लैग्स को अलग अलग मूवमेंट के समय पे लोगों ने इस्तेमाल किया है नेशनलिज्म की भावना को जगाने के लिए। ये भारत माता की जो पोर्ट्रेट है इसको भी अभिनंदनाथ टैगोर जी ने पेंट किया है। त्रिशूल, ठीक है ना, लॉयन, एलिफेंट, ये सब पावर और अथॉरिटी के सिंगल से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर नेशनलिज्म को जगाते वक्त उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी जगाना पड़ेगा और उन सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इतने पावरफुल कैरेक्टर्स को यहाँ पे दिखाया गया। फिर नेशनलिज्म की भावना हिस्ट्री के रीइंटरप्रिटेशन से भी यहाँ पे लाई गई। देखिए 19वीं शताब्दी के एंड तक आते आते कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये फीलिंग जगाना कि आपकी हिस्ट्री भी रिच है, आप कोई प्रिमिटिव या बैकवर्ड नहीं हो। ये ब्रिटिशर्स आके जो हमको वाइट मैन्स कर्स बोल रहे हैं और अपने आप को हमारा जगर मतलब अपने आप को ये बोल रहे हैं कि हम तुम लोगों को ऊपर उठाने आए हैं, तुम्हारी मदद करने आए हैं, ये सब उल्लू बना रहे हैं हमको। कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री में भी वो दम है। हम लोग हमेशा बैकवर्ड और प्रिमिटिव नहीं रहे, हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम अपना गवर्नेंस, अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं, तुम अंग्रेज़ों की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए इंडिया ने अपने पास्ट के अचीवमेंट्स को यहाँ पे ध्यान देना शुरू किया। वो अचीवमेंट्स जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, रिलीजन में, कल्चर में, लॉ में, फिलॉसफी में, क्राफ्ट और ट्रेड में इंडिया ने कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे किए थे। फिर लोगों को याद दिलाया गया कि वो जो हमारा ग्लोरियस टाइम था उसके बाद एक हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन आया। कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के अंदर हमारे जो रहने का तरीका था वो बर्बाद हो गया। ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को करप्ट कर दिया, हमारे ट्रेडिशनल रहने के तरीकों को बर्बाद कर दिया, हमारे देश को कॉलोनाइज कर दिया। ये आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाए गए लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाने के लिए कि हमारे अंदर भी काबिलियत है, हम हमेशा की तरह गुलाम नहीं थे। ठीक है ना। लेकिन जब आप लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हो जाएंगे। जैसे कि जब हिस्ट्री की याद की गई तो ग्लोरीफाइड हिंदू हिस्ट्री की याद की गई, हिंदू आइकोनोग्राफी की बात की गई, तो बाकी कम्युनिटी के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेग्रीगेट फील करने लगे। आप सोचिए बाल गंगाधर तिलक साहब ये क्या करते थे कि हिंदू फेस्टिवल जैसे शिवाजी फेस्टिवल्स के थ्रू हिंदू मासेस को मोबिलाइज करते थे। अब ऑब्वियस सी बात है शिवाजी फेस्टिवल से मुस्लिम मासेस मोबिलाइज नहीं हो सकते थे। यहाँ पे रिलीजन का एलिमेंट आ गया और उस रिलीजन के एलिमेंट ने हमारे देश की आज़ादी की मूवमेंट को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दिया। आप देखोगे
कॉलोनियल सरकार के अंदर गुस्सा था लोगों के अंदर, उसके चलते अलग अलग ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ इंडिया एक कॉमन स्ट्रगल में एक दूसरे के साथ आ रहे थे फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। यहाँ पे महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंदर लोगों की परेशानियों को एक जगह पे मिला के ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट छेड़ने की कोशिश की यहाँ गांधी जी ने, इसमें वो सफल भी हुए। कुछ कुछ जगह पे कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल गांधी जी से आप कह सकते हो खफा भी थे, और वो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि गांधी जी इतने बड़े और इतने डाइवर्स कल्चर को लीड कर रहे थे कि सारे ग्रीवेंसेस को एक समय पे ही प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व कर पाना ये गांधी जी के बस की बात नहीं थी, किसी भी एक इंसान के बस की बात नहीं हो सकती। तो इन प्रकार के तरीकों की तो गांधी जी ने और बाकी नेशनलिस्ट ने नेशनल यूनिटी लाने की कोशिश की। अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लोगों ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, उनके अलग अलग एस्पिरेशंस थे, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थे, उनकी परेशानियां अलग अलग थीं। कुछ लोग कॉलोनियल रूल से फ्रीडम चाहते थे, कुछ लोग फ्रीडम के बजाय लैंड रेवेन्यू में कुछ कटौतियां चाहते थे, कुछ लोग अंग्रेज़ों के राज के अंदर ही रहना चाहते थे। कांग्रेस लगातार इन अलग अलग डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन इस रेजोल्यूशन के प्रोसेस में कोई ना कोई कम्युनिटी तो कांग्रेस से नाराज हो ही जाती थी, और उसके चलते वो कांग्रेस से अपना सपोर्ट वापस खींच लेती थी, और कांग्रेस का पलड़ा हो सकता है कुछ समय पे हल्का भी पड़ जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ओवरऑल कांग्रेस की एक्टिविटीज ने पूरे देश में एक एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट को जगाने में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है, जिसके चलते लड़ाई हुई और हमें अपनी आज़ादी मिली। यहाँ पे बात की गई है क्विट इंडिया मूवमेंट की। जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया और वर्ल्ड वॉर 2 के इफेक्ट्स बहुत क्रूड तरीके से इंडिया में नजर आने लगे, तब गांधी जी ने कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिशर्स के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रखी। क्विट इंडिया मूवमेंट, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी सर, यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं जब भी अपने वीडियो का रेफरेंस देता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे नाम के साथ समझ मारो, उसके मतलब ये है यूट्यूब में लाखों वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो मैंने जो वीडियो बनाई है वो आपको नाम के साथ सर्च मारनी पड़ेगी तो ही आपको मिलेगी। हो सकता है कि कुछ वीडियोस में बिना नाम के भी आपको वीडियो मिल जाए, लेकिन नाम के साथ सर्च मार देंगे तो सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो भाई क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में 14 जुलाई 1942 को मिली। क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास हुआ और उसमें बोला कि अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट शुरू करेंगे और इनसे बोलेंगे तुरंत इंडिया के बाहर निकलो, सीधे सीधे। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस रेजोल्यूशन को एंडोर्स किया और एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल को शुरू करने की बात की गई वाइडेस्ट पॉसिबल स्केल पे। यहाँ पे गांधी जी ने स्पीच दी और बोला डू और डाई, या तो करो या मरो, या तो करके आज़ादी लो या फिर हमेशा के लिए गुलाम मरे रहो और मर जाओ हमेशा के लिए। ये जो क्विट इंडिया की प्रोक्लेमेशन था, पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी सरकार की रुक गई, लोग कूद पड़े इस मूवमेंट में। 9 अगस्त की सुबह ही सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो जेल में थे, लेकिन लोगों की हड़ताल, डिमॉन्स्ट्रेशंस, प्रोसेशंस, नेशनल सॉन्ग, स्लोगन्स, दिस वाज टू मच फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि सिर्फ लोग ही नहीं, जो इंस्टीट्यूशंस थे, आर्मी, पुलिस, उसमें भी रिवॉल्ट बढ़ने लगे। बहुत से लीडर्स यहाँ उठ के आए, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, मतागनी हाजरा इन बंगाल, कनक लता बरुआ इन आसाम, रामा देवी इन उड़ीसा। अंग्रेजों ने फोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन एक समय के बाद अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि अब हम इस मूवमेंट को नहीं दबा पाएंगे, अब यहाँ से निकल जाना में ही भलाई है। तो ये था चैप्टर दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गए। जल्दी ही चैप्टर नंबर 3 में आपसे मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।